जो आज की नई क्लास है उसमें हम एक तो क्या पढ़ेंगे, उत्तरोत्तर विखंडन क्या होता है, और उस उत्तरोत्तर विखंडन के दौरान किसी भी नाभिक में रेडियो एक्टिव सक्रिय नाभिकों की संख्या बढ़ती है या घटती है तो उसे हम रेडियो एक्टिव वर्दी तथा रेडियो एक्टिव डीके या हार्स के रूप में बोलते हैं। उसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, या फिर कोई भी नाभिक अगर लगातार विखंडित हो रहा है तो विखंडन के दौरान जो इक्वेशन बनती है, अलग से अलग टुकड़ों के अंदर विखंडन के दौरान जो नाभिक अलग अलग टुकड़ों में विखंडित होता है, तो अलग अलग टुकड़ों में जो वो विखंडित हो रहा है तो अलग अलग टुकड़ों के अंदर नाभिकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को औसत आयु काल के बारे में बता दिया था। औसत आयु काल के अंदर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। उसी प्रकार से जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्या है, उत्तरोत्तर विखंडन। तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी नाभिक जो होता है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है, न उसके अंदर कोई विखंडन हो रहा है, न वो उसके अंदर जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के रूप में कुछ कण उपस्थित है वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित है, तो उस कंडीशन में वो नाभिक किस अवस्था में होता है, स्थायी अवस्था में होता है। स्थायी अवस्था से मतलब क्या है, स्थायी अवस्था से मतलब न तो उस नाभिक में किसी प्रकार की कोई भी रिएक्शन हो, न विखंडन रिएक्शन हो, न संलयन रिएक्शन हो, न उसके अंदर उपस्थित उसके कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है उसके अंदर मूल ऊर्जा अवस्था में न होकर किसी अन्य ऊर्जा स्तर में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो नाभिक एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो अगर नाभिक के अंदर ऐसी कोई भी चीज न हो जिसके कारण वो अस्थायी अवस्था में हो, तो उस कंडीशन के अंदर वह नाभिक जो होता है अगर वो मूल अवस्था के अंदर स्थित होता है तो वह नाभिक कौन सी अवस्था में कहलाता है, स्थायी अवस्था में कहलाता है। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर कोई भी मान लो कि एक कोई नाभिक है जो कि किस प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है, रेडियो एक्टिव प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है या फिर रेडियो धर्मिता के गुण को प्रदर्शित करता है, तो रेडियो धर्मिता के गुण को जब वो प्रदर्शित करता है तो उस प्रदर्शन के दौरान अगर उस नाभिक का विखंडन स्टार्ट होता है तो विखंडन के दौरान मान लो कि एक बार उसका विखंडन हो गया उसके पश्चात भी वो नाभिक क्या रहे, स्थायी अवस्था में रहे, ये आवश्यक नहीं है। इसका कारण क्या है कि आप लोगों को मालूम है जब वो रेडियो धर्मी नाभिक अगर कैसे रेडियो धर्मी विखंडन को प्रदर्शित कर रहा है तो उसका विखंडन तब तक होता है जब तक कि उसके अंदर क्या हो जाए, उसका विखंडन कंप्लीट ना हो जाए। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई नाभिक ऐसे भी होते हैं जिनका एक बार विखंडन होता है उसके पश्चात उनका विखंडन ना हो, तो वैसे नाभिक क्या कहलाते हैं, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। तो उत्तरोत्तर विखंडन जो होता है उस विखंडन के अंदर क्या होता है, उत्तरोत्तर विखंडन एक ऐसा विखंडन होता है जिसके अंदर क्या हो, कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक क्या हो अपना विघटन स्टार्ट करे और विघटन उसका तब तक हो जब तक कि वो किस अवस्था को प्राप्त न कर ले, अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त न कर ले, तो इस प्रकार का विखंडन कैसा विखंडन कहलाएगा, उत्तरोत्तर विखंडन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उत्तरोत्तर विखंडन किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक का ऐसा विखंडन होता है जिसमें उस नाभिक का जब विखंडन स्टार्ट होता है तो विखंडन स्टार्ट होने के पश्चात उसका विखंडन तब तक होता है जब तक कि वह नाभिक किस अवस्था को प्राप्त न कर ले, स्थायी अवस्था को प्राप्त न कर ले। तो इस प्रकार का नाभिक या इस प्रकार का विखंडन जो है वो कैसा विखंडन कहलाएगा, उत्तरोत्तर विखंडन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब कोई नाभिक रेडियो एक्टिव विखंडन करता है तो परिणामी नाभिक आवश्यक नहीं है कि वह एक क्या हो, स्थायी नाभिक हो, वह एक स्थायी नाभिक हो। यह नाभिक भी क्या कर सकता है, रेडियो विखंडन या रेडियो एक्टिव विघटन को प्रदर्शित कर सकता है। यह नाभिक भी
यह नाभिक भी रेडियो एक्टिव विखंडन कर सकता है। रेडियो एक्टिव विखंडन कर सकता है। यह विखंडन की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक नाभिक अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त न कर ले, तो इस घटना को कैसा विखंडन बोलेंगे? इस घटना को हम उत्तरोत्तर विखंडन बोलेंगे। इस घटना को उत्तरोत्तर विखंडन कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब उत्तरोत्तर विखंडन में क्या होगा, जब तक नाभिक का विखंडन होना समाप्त नहीं हो जाएगा या फिर वह नाभिक क्या न कर ले, अपने स्थायी अवस्था को प्राप्त न कर ले, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के विखंडन को हम कैसा विखंडन बोलेंगे? उत्तरोत्तर विखंडन बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेडियो एक्टिव वृद्धि या फिर रेडियो एक्टिव ह्रास। मतलब इंग्लिश में बोले तो रेडियो एक्टिव ग्रोथ एंड रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो किस प्रकार से होता है किसी भी नाभिक में, वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? उत्तरोत्तर विखंडन में। उसमें हम क्या करेंगे, एक किसी भी नाभिक के 3 नमूने लेंगे, नमूने बोल सकते हैं, या उसका 3 प्रकार में के अंदर जो विखंडन होता है, तो उस विखंडन के अंदर किस प्रकार से नाभिकों की संख्या डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा अलग अलग नाभिकों के अंदर हम उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक इक्वेशन निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी टर्म पॉजिटिव आ रही है तो वो किसको, वृद्धि को प्रदर्शित करेगी, और कोई टर्म अगर उस इक्वेशन में नेगेटिव में रूप में आएगी तो उस नाभिक के अंदर वो क्या करेगी, पार्टिकल की संख्या के अंदर डीके को प्रदर्शित करेगी, और उसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव वृद्धि तथा ह्रास। तो इस रेडियो एक्टिव वृद्धि तथा ह्रास के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नाभिक जो कि रेडियो एक्टिव गुण को प्रदर्शित करता है वो क्या है, उसको हम 3 नमूनों के रूप में विभाजित कर देते हैं, उसका विखंडन करते हैं। तो मान लो कि किसी 3 नमूनों के अंदर वो विखंडित हो रहा है, तो विखंडन के दौरान आप लोगों को मालूम है, अगर एक नाभिक रेडियो एक्टिव विखंडन को प्रदर्शित करता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर
जितने भी नाभिक होते हैं वो उसकी प्रारंभिक कंडीशन के अंदर उसको हम किसके रूप में एन नोट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसका विखंडन होता जाता है तो उस नाभिक के अंदर प्रारंभिक संख्या की तुलना में क्या हो जाता है, कमी होना स्टार्ट हो जाती है तथा जो विखंडित हो रहा है जिस टुकड़ों के अंदर उस टुकड़ों के अंदर क्या हो जाता है, नाभिकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे वो टुकड़ों में विखंडित हो रहा है उन टुकड़ों के अंदर नाभिकों की संख्या क्या होगी उसकी इक्वेशन ज्ञात करेंगे जो कि किसको प्रदर्शित करेगी, रेडियो एक्टिव वृद्धि तथा ह्रास को प्रदर्शित करेगी। तो हमने माना कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसके ए बी व सी नमूने हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव विखंडन या विघटन निम्न प्रकार से होता है, निम्न प्रकार से होता है। जैसे कि कैसे इसको आप दे सकते हो, जैसे स्टार्टिंग सैंपल तो उसका क्या होगा, ए होगा, उसके पश्चात वो किसमें विघटित होगा, बी तथा सी में। सैंपल बी तथा लास्ट में वो किसमें विखंडित हो जाएगा, सैंपल सी में विखंडित हो जाता है। और समय ए टी बराबर किसके ऊपर, 0 पर इनमें नाभिकों की संख्या क्या होगी, स्टार्टिंग पोजीशन में। स्टार्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा नाभिक या पूर्ण रूप से जितने भी उस पदार्थ के नाभिक वो सब किसमें उपस्थित होते हैं, इस सैंपल इस एन ए के अंदर स्थित होंगे, क्योंकि ये इसका किया है क्या, इसकी प्रारंभिक अवस्था है। उसके पश्चात इन सबके अंदर नाभिकों की संख्या क्या होगी, टी बराबर 0 समय पर 0 होगी, क्योंकि जब ये नाभिक या ये तत्व है ये क्या होगा, विघटित होगा, तभी वो किसमें परिवर्तित होगा, बी तथा सी में विभाजित होगा। लेकिन स्टार्टिंग वो कौन सी कंडीशन में, सैंपल ए के रूप में, तो सारे के सारे नाभिक जो होंगे वो किस में होंगे, सैंपल ए में होंगे। लेकिन अगर हम किसी टी बराबर टी समय पे देखेंगे तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये टुकड़े जो है, ये नाभिक जो है एन नॉट, ये किसमें विभाजित हो जाए, बी तथा सी के रूप में विभाजित हो जाए, कुछ टुकड़े ए में भी रहेंगे। तो आप इसी ऐसे हम किसी क्या मान ले, एट टी बराबर टी समय पर इनमें नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें मान लो कि एन ए के रूप में जिस सिंबल से इसको प्रदर्शित किया है, सैंपल ए, सैंपल बी तथा सैंपल सी, उसी रूप में इनमें नाभिकों की संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं। ए वाले में एन ए के रूप में होगी, बी वाले में टी समय पे कितने नाभिक होंगे, एन बी होंगे तथा सी के अंदर कितने हो जाएंगे, एन सी नाभिक हो जाते हैं। इस रूप से इसके अंदर क्या होगा, विघटन होगा। आप देख रहे हो जब स्टार्टिंग समय था तब पूरे नाभिक किसमें थे, ए के अंदर थे, लेकिन जैसे ही समय थोड़ा सा व्यतीत हुआ वो नाभिक क्या हुआ, विखंडित हुआ। विखंडन के दौरान उसके अंदर क्या हो गए, नाभिकों की संख्या की वृद्धि कमी हो जाती है। वो कमी किसके रूप में, पहले वाले में एन ए के रूप में नाभिक रह जाते हैं, दूसरे में ये जब एन नोट विखंडित हुआ तो वो किसमें परिवर्तित हो गया, कुछ टुकड़े एन बी के अंदर चले गए। जब इस एन बी का भी टी समय के पश्चात विखंडन होता है तब इससे नाभिक निकल के थोड़े से किसमें चले जाते हैं, एन सी के अंदर भी विखंडित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, नाभिकों के अंदर क्या हो जाता है, विखंडन होता है। जहां पे एन नोट क्या है, नमूने ए में
t बराबर 0 समय पर उपस्थित किसकी नाभिकों की संख्या है, उपस्थित नाभिकों की संख्या। ये तो क्या है, ए नॉट का मान, या बोल सकते हो एक्टिविटी जब t बराबर 0 उस समय पे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एन नॉट के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या उसमें एक्टिव नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी, एन नॉट के रूप में हो जाएगी। जब नमूना ए से नमूने बी में विघटित होगा तो नाभिकों के विघटन की दर क्या हो जाएगी, डी एन ए अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्बडा ए एन ए के रूप में आ जाएगा। मतलब जो पहला सैंपल है उसका सैन क्या है, लैम्बडा ए के रूप में होगा, क्योंकि पहले वाले के लिए भी सैन गुणक कुछ और होगा, दूसरा वाला नाभिक होगा उसके लिए कुछ और होगा, और तीसरा वाला जो विघटन होगा उसके लिए सैन कुछ और होगा, क्योंकि तीनों में एक विघटन क्या होगा, अलग अलग तरीके से होगा, और किस प्रकार से होगा वो तो उसके श्यांक के ऊपर डिपेंड करेगा। सभी का श्यांक समान हो ये तो जरूरी नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये किसके बराबर हो सकता है, या प्रथम सदस्य ये विघटन की दर किसके बराबर हो सकती है, विघटन की दर क्या हो सकती है, द्वितीय सदस्य के बनने की दर के क्योंकि जब पहला विखंडित होगा तो वो किसके रूप में टूटेगा, दूसरे नाभिक के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे ये विघटन की दर है, ये जो विघटन की दर है या ये एक्टिविटी जो नाभिकों की संख्या जो होगी इसके अंदर, ये किसके अंदर जा रही है, अब ये विघटित होगी नाभिक किसके अंदर चले जाएंगे, ये नाभिक विघटित होकर दूसरे नाभिक में चले जाएंगे, जो या सैंपल बी के रूप में जो हम सैंपल बी को मान रहे हैं, जो विघटन के दौरान टी बराबर टी समय पे जो नाभिक एन ए है वो या फिर ए सैंपल है वो किस में विघटित हो रहा है, बी सैंपल में विघटित हो रहा है। तो जो प्रथम सदस्य विघटित होगा या उसके जो विघटन की दर होगी वो क्या होगी, वही विघटन की दर या वही विघटित नाभिक किस में पाए जाएंगे, बी सैंपल में पाए जाएंगे। वही क्या होगी, अगर हम मान लें कि बी के अंदर जो विघटन होगा वो किसके अंदर नाभिक पाए जाएंगे, वो सी के अंदर पाए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं जब हम नमूने किससे बी से नमूने सी में विखंडन की दर क्या हो जाएगी, नमूने बी से नमूने सी में विघटन की दर क्या हो जाएगी, माइनस के डी एन बी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी इंटू लैम्बडा बी के रूप में आ जाएगा। ये नंबर 1 ये नंबर 2 बन गई, क्योंकि जो नाभिक बी के अंदर होंगे उन्हीं का विघटन किसमें होगा, सी के अंदर होगा। इस वजह से जो बी का जब सी में विघटन होगा तो विघटन की दर को हम किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, एन बी लैम्बडा बी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये एन डी एन बी अपॉन डी टी है वो किसको प्रदर्शित करेगा, विघटन की दर को प्रदर्शित कर सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये उस समय में उपस्थित किसी भी नाभिक में कणों की संख्या टी बराबर टी समय पे बी के अंदर उपस्थित कणों की संख्या को भी प्रदर्शित करेगा। तो हम इसी के रूप में जब आगे की तरफ दूसरी इक्वेशन लिखे हम ये कह सकते हैं, अतः किसी
समय t बराबर t पर, समय t बराबर t पर नमूने B में नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी? नाभिकों की संख्या है, नाभिकों की सक्रियता की दर क्या हो जाएगी? t बराबर t समय में नाभिक B से क्या हो रहा है? नाभिक B से नाभिक C में भी विखंडित हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ये dn B अपॉन dt जो है उसका मान क्या हो जाता है? लैम्बडा a n a माइनस के लैम्बडा b n b के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो लैम्बडा a n a ये क्या है? t बराबर t समय पे किसके अंदर उपस्थित नाभिकों की संख्या है? t बराबर t समय के अंदर ए बी जो नमूना बी है उसके अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या हो जाती है? लैम्बडा ए एन ए के बराबर। उसी समय इस नाभिक में से कितने नाभिक और निकल जाते हैं? लैम्बडा बी इंटू एन बी के बराबर की संख्या के सक्रिय नाभिकों की संख्या और क्या हो जाती है? इसमें से कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि t बराबर t समय में अगर हम नमूने बी में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रदर्शित करना चाहे तो वो किसके रूप में आ जाएगी? डी एन बी अपॉन डी टी बराबर लैम्बडा ए एन ए माइनस के लैम्बडा बी एन बी। अगर इन दोनों के अंदर का जो अंतर जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? इस नाभिक या इस नमूने बी के अंदर उपस्थित टोटल नाभिकों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। इसको हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? समीकरण नंबर 3 के रूप में लिख देते हैं। सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी? रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से एन ए बराबर क्या हो जाएगा? एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्बडा बी टी के रूप में आ जाएगी। ये क्या हो गई? समीकरण नंबर 2 हो गई। इस समीकरण नंबर 2 से हम मान किस में रख दे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। सॉरी 3 नहीं, ये 4 होगा। इक्वेशन नंबर 4 से मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर डी एन बी अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा? डी एन बी अपॉन डी टी बराबर लैम्बडा ए एन ए इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा ए टी माइनस के लैम्बडा बी इंटू एन बी। समीकरण नंबर 5 हो गई। समीकरण नंबर 5 को ई की पावर लैम्बडा बी टी ई की पावर लैम्बडा बी टी से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई की पावर के लैम्बडा बी टी डी एन बी अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा? लैम्बडा ए एन ए ई की पावर माइनस के लैम्बडा ए टी इंटू ई की पावर के लैम्बडा बी टी माइनस के लैम्बडा बी एन बी ई की पावर लैम्बडा बी टी आ जाएगा। अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन किधर की तरफ कर देते? इधर की तरफ कर देते। तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर लैम्बडा बी टी डी एन बी अपॉन डी टी प्लस के लैम्बडा बी एन बी
ई की पावर लैम्बडा बी इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए एन ए ई की पावर लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू टी के रूप में एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इस रूप में ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। जब ये इस रूप में इक्वेशन प्राप्त हुई तो आप यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, b बाई डी टी। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, b बाई डी टी कोष्टक में हम क्या लिख सकते हैं, एन बी ई की पावर के लैम्बडा बी टी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कैसे, इसको आप इस प्रकार से देखिए, जब एन बी ई की पावर माइनस ई की पावर लैम्बडा बी टी है, इसका आप अवकलन करोगे तो पहले तो ई की पावर लैम्बडा बी टी को कॉमन लेके बाहर ले लोगे, पहले तो इसका अवकलन होगा, तो यहाँ पे डी एन बी अपॉन डी टी आ गया। सेकंड टाइम क्या होगा, एन बी कॉमन आ जाएगा या बाहर आ जाएगा और ई की पावर लैम्बडा बी टी का अवकलन होगा, तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, लैम्बडा बी एन बी ई की पावर लैम्बडा बी टी, ये इसका अवकलन के रूप में आ जाएगा। तो हम इस पूरे टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस पूरी टर्म को जब हम परिवर्तित करेंगे तो क्या मिलेगा, b बाई डी टी इंटू एन बी ई की पावर लैम्बडा बी टी बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा ए इंटू एन ए ई की पावर माइनस के लैम्बडा बी लैम्बडा ए इंटू टी के रूप में आ जाएगा। अब इसका हम क्या करें, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से dt हट जाएगा और इसका समाकलन करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका समाकलन करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एन बी ई की पावर लैम्बडा बी टी, अवकलन वाला साइन हट जाएगा और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, लैम्बडा ए और एन ए तो बाहर कॉमन आ जाएगा और ई की पावर लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू टी इंटू डी टी के रूप में इक्वेशन आएगी। यहाँ से एन बी ई की पावर लैम्बडा बी टी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए इंटू एन ए, तो यहाँ पे ये एन ए था या एन नॉट आएगा, एन नॉट। इसका समाकलन करने पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ई की पावर लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू टी अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए प्लस के सी के रूप में हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। वहां पे मिस्टेक हो गई थी, वहां पे एन ए की जगह पे क्या करना है, हमको एन नॉट के रूप में लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने एन ए का तो मान रख दिया था, एन ए का मान रख देंगे तो उसमें क्या आ जाता है, एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्बडा ए टी आ जाता है, तो वहां पे एन बी की जगह एन ए की जगह पे हमें क्या करना है, एन नॉट बदल देना है। जहां से भी हो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसके बाद से ये ध्यान रखना है, यहाँ पर यहीं से हमने मान रखा है, इससे पहले एक और स्टेप में रखा था, तो उसके बाद से एन ए की जगह पे हमें क्या करना है, एन नॉट ही रखना है। ये इक्वेशन आई। अब इसमें हमें क्या करना है, c का मान क्या निकालना पड़ेगा, तो c का मान निकालना है तो इस इक्वेशन के ऊपर हम नंबर क्या लगा देते हैं, इस इक्वेशन के ऊपर हम नंबर लगा देते हैं 5 नंबर, इक्वेशन लगा देते हैं 5 नंबर लगाया। यदि यहाँ पे 8 t बराबर 0 के ऊपर एन ए किसके बराबर हो जाता है, एन नॉट के बराबर हो जाता है और एन बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बराबर क्या आ जाएगा आपके माइनस के एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू ई की पावर लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू टी के रूप में हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। सी की वैल्यू भी हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। इस मान को अब हम किस में रखेंगे, वापस इक्वेशन नंबर 5 में।
इक्वेशन नंबर 5 व एंड इक्वेशन नंबर 6 से, इक्वेशन नंबर 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा, एन बी ई की पावर लैम्बडा बी टी बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू ई की पावर लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए इंटू टी आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ये टी का मान 0 रखा है तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, प्लस यहाँ पे ये माइनस के रूप में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस ई लैम्बडा बी टी को किधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, दूसरी साइड। जब इसको दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो एन बी का मान क्या आ जाएगा, एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए को हमें कॉमन ले लिया यहाँ से, दोनों से इक्वेशन से, ई की पावर लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू टी अपॉन ई की पावर लैम्बडा बी टी माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा बी टी आ गया। यहाँ से एन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा ए टी और एक में माइनस के ई की पावर माइनस के लैम्बडा बी टी। तो इसमें जो ये इक्वेशन नंबर लास्ट में जो आपकी ये 7 इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन नंबर 7 आप देख लो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म है। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म है। एक तो टर्म कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सी है, सेकेंड टर्म। ये जो दो इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स मिली है, यही दोनों टर्म्स क्या बताती है, इक्वेशन नंबर 7 से के अंदर ये जो दो पद आए हैं, ये दोनों पद क्या बताएंगे, इसी रेडियो एक्टिव नाभिक जो हमने नमूना लिया था ए, उस नमूने एक वाले रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर से या फिर वर्दी को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 7 में, ये समीकरण नंबर 7 है, समीकरण नंबर 7, क्योंकि एक टर्म है वो पॉजिटिव है, वो तो उसके अंदर क्या बताएगी कि नाभिकों की संख्या उसके अंदर ऐड हो रही है, उसके अंदर नाभिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, माइनस के रूप में, मतलब वो किसको प्रदर्शित करेगा, उस नाभिक के अंदर या बी नमूने के अंदर क्या है, नाभिकों की संख्या के अंदर होने वाली कमी को प्रदर्शित करेगा। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 7 नमूने बी में वृद्धि एवं ह्रास दोनों को प्रदर्शित करता है, दोनों को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रथम पद नमूने बी में वृद्धि तथा दूसरा पद नमूने सी में या बी में ह्रास को प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर अगर 7 के अनुसार नमूने ए व बी की सक्रियता के लिए हम क्या खींचेंगे, अगर वक्र खींचे तो इसके अंदर जो वक्र प्राप्त होता है, जो ये हमने ये ग्राफ, इसके अंदर ये जो इक्वेशन बनाई है, इसके अंदर जो हमने 2 इक्वेशन ली थी, एक तो एन ए बराबर हमने क्या लिया था, एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्बडा बी टी, और दूसरी एन बी बराबर क्या आई है, एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा ए टी माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा बी टी।
इसके कारण जो ये दो ए तथा बी के अंदर जो नाभिक है, इन नाभिकों की संख्या के आधार के ऊपर अगर हम इनकी सक्रियता के लिए अगर एक ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। इसमें टाइम तथा उस नाभिक की जो सक्रियता होगी, कि दर के बीच में अगर हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये तो पहले नमूने के लिए हो जाएगा। दूसरे नमूने